अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। लाहौर की सड़कों पर एक थकी हारी नर्स आयजा जब रात गए घर के लिए रक्षा लेती है तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह सफ़र उसे मौत के जबड़े में ले जाएगा। जब रक्षा ड्राइवर रास्ता बदलकर सुनसान वीराने की तरफ मुड़ता है और एक अजनबी को साथ बिठा लेता है तो आयजा के पास सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वो बेबसी से इत्तेहाद डाल दे या फिर अपनी जहानत से उन शिकारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। उस कहानी में आप जानेंगे क्या आयजा उन दरिंदों के चुंगल से बच पाई, वो कौन सी छोटी सी गलती थी जो उसकी जान ले सकती थी, और कैसे टेक्नोलॉजी के इस छोटे से फीचर ने पुलिस को ऐन उस वक्त जाए वकूआ पर पहुंचा दिया जब सब कुछ खत्म होने वाला था। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि हर औरत के लिए हिफाजती सबक है। उस सच्ची दास्तान को मुकम्मल सुनिएगा ताकि आप जान सकें कि मुश्किल घड़ी में हाजिर दमागी कैसे तूफान का रुख मोड़ देती है। मेरा नाम आयजा है और मेरा ताल्लुक लाहौर के एक मुतवसत लेकिन खुददार घराने से है। मेरे वालिद साहब एक मेहनती स्कूल टीचर थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें हलाल रोज़ी कमाने और अच्छी तरबियत देने में गुजार दी। हम चार बहन भाई थे जिनमें मेरा सबसे बड़ा भाई अरसलान बचपन ही से ज़हनी तौर पर माजूर था। अरसलान का वजूद घर में एक खामोश साई की तरह था। वो जिस्मानी तौर पर तो जवां हो चुका था लेकिन उसकी ज़हनी हालत एक मासूम बच्चे जैसी थी। वो अब्बा का बोझ बांटने की बजाय खुद एक ऐसा बोझ था जिसे मोहब्बत से उठाना हमारी मजबूरी और जिम्मेदारी थी। मैं अरसलान से छोटी थी और मुझसे छोटी दो और बहनें थीं। महंगाई के इस दौर और वालिद की महदूद तनख्वाह में 6 अफराद के कुंबे की कफालत करना गोया आग के दरिया को पार करने जैसा था। मैं अक्सर रातों को अब्बा को थका हारा देखती तो मेरा दिल कट कर रह जाता। उनके झुके हुए कंधे और सफ़ेद होते बाल पुकार पुकार कर कह रहे थे कि अब उन्हें सहारे की ज़रूरत है। उसी एहसास ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया और मैंने एफएससी मुकम्मल करने के बाद नर्सिंग के शोबे का इंतखाब किया, क्योंकि उसमें न सिर्फ वजीफ़ा मिलता था बल्कि रोज़गार के मौके भी ज़्यादा थे। मैं अपनी पढ़ाई के दौरान मिलने वाले वजीफ़े से अपनी तालीमी अखराजात पूरे करने के साथ साथ कुछ रकम बचाकर माँ के हाथ पर भी रख दी ताकि घर के किचन का निज़ाम चल सके। तालीम मुकम्मल होते ही मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे शहर के एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स तैनात कर दिया गया। तनख्वाह माकूल थी मगर ड्यूटी के औकात काफ़ी सख्त थे। हमारी ड्यूटी शिफ्टों में तकसीम थी। एक हफ्ता सुबह 9 से रात 9 बजे तक और दूसरा हफ्ता रात की शिफ्ट होती थी। मेरी नौकरी शुरू होने से घर के हालात बदलने लगे और अम्मा ने मेरी छोटी बहनों के लिए जहेज जोड़ना शुरू कर दिया। अब्बा चाहते थे कि पहले मेरा घर बस जाए, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अब्बा जब तक मैं अपनी दोनों बहनों को उनके घरों का नहीं कर देती मैं अपनी शादी का सोच भी नहीं सकती। मैं आपका बेटा बनकर आपका साथ देना चाहती हूँ। मेरे उस अज़म पर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मेरे माथे पर बोसा देकर मुझे वो हौसला दिया जो किसी भी मालो दौलत से बढ़कर था। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद हमने अपनी एक छोटी बहन की शादी कर दी, जिससे अब्बा के सर से एक बड़ा बोझ उतरा। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि एक मनहूस रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रोज मेरी 12 घंटे की तवील ड्यूटी खत्म हुई और रात के 9 बज चुके थे। मैंने अपना यूनिफॉर्म तब्दील किया और चादर अच्छी तरह ओढ़कर अस्पताल से बाहर मेन रोड पर आ गई। आमतौर पर उस वक्त रक्षा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन उस रात अभी चंद कदम ही बढ़ाए थे कि एक खाली रक्षा मेरे पास आकर रुका। मैंने उसे अपने इलाके का पता बताया। उसने 150 रुपए मांगे, लेकिन 100 रुपए में बात तय हो गई। मैं थकन से चूर थी, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए पिछली सीट पर बैठ गई। अभी सफर को 5 मिनट ही गुजरे थे कि रक्षा ड्राइवर ने अचानक रफ्तार कम की और सड़क किनारे खड़े एक तंदुरुस्त आदमी को अगली सीट पर बिठा लिया। मैं चौंक गई और फौरन एतराज किया कि भाई मैंने पूरा रक्षा करवाया है, आपने दूसरी सवारी क्यों बिठाई? ड्राइवर ने बड़ी मासूमियत से कहा कि बाजी रात ज्यादा हो गई है, ये भाई भी उसी तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा गरीब का भला हो जाएगा, आपको तो घर ही छोड़ना है।
उसे पहले उतार दूंगा। उसकी बातों में ऐसी हमदर्दी थी कि मैं खामोश हो गई। मगर थोड़ी देर बाद जब रक्शे ने मेरे घर वाले मोड़ की बजाय एक सुनसान गली की तरफ रुख किया तो मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने बुलंद आवाज में पूछा कि ये रास्ता तो गलत है, तुम उधर क्यों जा रहे हो? तो अगली सीट पर बैठे शख्स ने मुड़कर मुझे देखा, जिसकी आंखों में अजीब सी दरिंदगी थी। ड्राइवर ने तीखे लहजे में जवाब दिया, बाजी इस भाई का घर करीब है, शॉर्टकट ले रहा हूँ ताकि उसे उतार कर आपको जल्दी घर पहुंचा दूं। रक्षा अब मेन रोड से बहुत दूर एक सनती इलाके की तरफ निकल चुका था, जहां फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थीं और सड़कों पर हू का आलम था। मुझे यकीन हो गया कि मैं शिकारियों के चुंगल में फंस चुकी हूँ। मेरी नब्ज तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और खामोशी से अपना मोबाइल निकालकर सबसे पहले अपने भाई को कॉल की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मेरा दिल डूबने लगा। तभी मुझे अपनी सीनियर डॉक्टर मरियम का ख्याल आया, जो अभी कुछ देर पहले अस्पताल से निकली थी। मैंने तेज़ी से उन्हें व्हाट्सएप पर पैगाम लिखा कि मैडम, मैं ख़तरे में हूँ, रक्षा ड्राइवर मुझे किसी सुनसान जगह ले जा रहा है। खुशकिस्मती से डॉक्टर मरियम का जवाब फौरन आ गया कि आयज़ा, घबराओ मत, हिम्मत रखो और फौरन अपनी लाइव लोकेशन भेजो। और उन्हें शक ना होने देना, मैंने कांपते हाथों से 8 घंटे के लिए लाइव लोकेशन शेयर कर दी। अब मेरा मोबाइल एक ऐसा जासूस बन चुका था जो मेरे हर कदम की खबर डॉक्टर मरियम को दे रहा था। अचानक रक्षा खेतों के पास एक झाड़ीदार जगह पर रुक गया। वो दूसरा शख्स उतरा और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, रक्षा ड्राइवर ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बहर घसीटा। मैंने मज़ाहमत की और चीखी चिल्लाई, लेकिन वहां मेरी पुकार सुनने वाला कोई न था। रक्षा ड्राइवर ने मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर अपनी जेब में डाला और कहा कि अब चीखने का कोई फायदा नहीं, यहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते। वो दोनों मुझे घसीटते हुए खेतों के दरमियान ले गए। मैंने हिम्मत नहीं हारी और जैसे ही रक्षा ड्राइवर मेरे करीब झुका, मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और अपने दोनों पैरों से उसके सीने पर जोरदार ठोकर मारी। वो उलटकर पीछे जा गिरा। मेरा ये वार उसे आग बगोला कर गया। वो दोबारा उठा और इस बार उसके साथी ने मेरे हाथ पीछे से जकड़ लिए। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में फरियाद की कि या अल्लाह, मैं तेरे बंदों की खिदमत करके आ रही हूँ, मेरी लाज रख ले। अभी वो दरिंदा मेरे करीब आने ही वाला था कि दूर से पुलिस के हूटर और फैरन की आवाज़ सुनाई दी। रोशनी की लकीर खेतों की तरफ बढ़ रही थी। वो दोनों दहशत ज़दा हो गए और उन्हें समझ न आई कि पुलिस इतनी जल्दी और इतनी दुरुस्त जगह पर कैसे पहुंच गई। वो मुझे वहीं छोड़कर खेतों की तरफ भाग निकले। चंद मिनटों में डॉक्टर मरियम, उनके शौहर और पुलिस एहलकार मेरे पास पहुंच गए। डॉक्टर मरियम ने मुझे गले से लगा लिया। मैं उस वक्त बुरी तरह कांप रही थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और तसल्ली दी। डॉक्टर मरियम ने बताया कि जैसे ही तुम्हारी लोकेशन मिली, हमने रास्ते में एक पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइल को रोका और उन्हें सब बताया। तुम्हारी लाइव लोकेशन हमें बिल्कुल तुम्हारे सर पर ले आई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो दोनों मुलजम भाग तो गए थे, लेकिन मेरा मोबाइल अभी भी रक्षा ड्राइवर की जेब में था और लोकेशन मुसलसल अपडेट हो रही थी। पुलिस ने उसी लोकेशन का पीछा किया और आधे घंटे के अंदर अंदर उन दोनों को एक पुराने मकान से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन थाने में एसएचओ साहब ने मुझे सलूट किया और मेरे वालिद से कहा कि आपकी बेटी की बहादुरी और जदीद टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल ने न सिर्फ उसकी अपनी इज्जत बचाई, बल्कि उन दो खतरनाक मुजरिमों को भी अंजाम तक पहुंचाया जो पहले भी कई वारदातें कर चुके थे। उस वाक़े ने मुझे दो बड़े सबक दिए। पहला ये कि टेक्नोलॉजी जिसे जैसे कि स्मार्टफोन और लाइव लोकेशन औरत की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन हथियार साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि उसे वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा ये कि घर वालों को भी चाहिए कि जब भी उनके प्यारों की कॉल आए, उसे फ़ौरन सुने, क्योंकि वो चंद सेकंड किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज मैं अपने अस्पताल में महफूज हूँ और अपने अब्बा का सहारा बनी हुई हूँ, लेकिन वो रात मुझे हमेशा याद दिलाती है कि हिम्मत और हाजिर दिमागी से बड़े तूफान का रुख मोड़ा जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे शेयर करें ताकि दूसरी बहनें भी उससे सबक हासिल कर सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अगली कहानी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।